हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं दोस्तों सीडीपी का। यहां पर आप लोग को P1 यानी पेपर 1 और P2 यानी पेपर 2 दोनों के लिए ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो दोस्तों अभी के टाइम में आप लोग का क्या काम करना है, अभी के टाइम में आप लोग को दोस्तों सिर्फ PYQ पर ध्यान देना है। जितना प्रीवियस है इसका क्वेश्चन है दोस्तों इकट्ठा कीजिए और सब दोस्तों एक एक करके देखिए। आप लोग को यही सब सवाल दोस्तों रिपीट होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों नंबर 1 के सवाल को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार का है कि कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ऑप्शन 1 में है अवलोकन करके, ऑप्शन बी में है सुनकर, ऑप्शन सी में है पढ़कर और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का खुद करके। तो दोस्तों एक व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से अपना हुनर तभी दिखा सकता है जब वो चीज को खुद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नंबर 2 के सवाल को हम लोग देखेंगे। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि वृद्धि यानी ग्रोथ का संबंध किससे है। ऑप्शन 1 में है आकार व भार से, ऑप्शन बी में है केवल आकार से, ऑप्शन सी में है केवल भार से और ऑप्शन डी में दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आकार व भार से, ठीक है। तो वृद्धि का संबंध किससे है? आकार और भार से। जो बाहरी ओर से दिखाई देता है दोस्तों उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। चलिए नंबर 3 सवाल। नंबर 3 में आप लोग का सवाल है दोस्तों आप लोग का एनईपी से है, ठीक है, यानी एनसीएफ से है, यानी एनसीएफ 2005 से है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। निष्क्रिय और सरल है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है और ऑप्शन डी में दोस्तों सक्रिय और सरल है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? सक्रिय भी है और दोस्तों क्या होगा? सामाजिक भी है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 में आप लोग का सवाल है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन 1 में है विचार संबंधी आदत, ऑप्शन बी में है भावना संबंधी आदत, ऑप्शन सी में है नाड़ी मंडल संबंधी आदत और ऑप्शन डी में है नैतिक आदत। तो दोस्तों जब वो बच्चा दूसरे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तब ऐसी भावना को, ऐसी आदत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी ऐसी भावना को क्या कहा जाता है? भावना संबंधी आदत। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे का सवाल है 5 नंबर में सवाल है कि एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी मां की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी मां के द्वारा उसके पड़ोसी के यहां बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु उस समय क्या होगी? ऑप्शन 1 में है 24 महीना, ऑप्शन बी में है 12 महीना, ऑप्शन सी में है 10 महीना और ऑप्शन डी में दोस्तों 18 महीना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उस बच्चे की आयु जो होगा वो 10 मंथ का होगा जब वो इस तरह का हरकत करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे का सवाल है नंबर 6। नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को कैसा ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी में है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी में है शिक्षा संहिता का और ऑप्शन डी में है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों एक शिक्षक को। आगे का सवाल है नंबर 7। नंबर 7 में सवाल है कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, ऑप्शन बी में है बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी में है किशोरावस्था के बाद और ऑप्शन डी में है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है दोस्तों प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल है आप लोग का नंबर 8। नंबर 8 में सवाल है कि निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? जीन पियाजे ने, ऑप्शन बी में है फेस्टिंगर ने, ऑप्शन सी में है एरिक्सन ने और ऑप्शन डी में दोस्तों बेलाक ने। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जीन पियाजे साहब ने। चलिए आगे का सवाल है नंबर 9। नंबर 9 में आप लोग का सवाल है एनईपी 2009 से ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? निःशक्त बच्चे पर, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को और ऑप्शन सी में है 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे, ऑप्शन डी में है बच्चों की नियमित उपस्थिति के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 लागू नहीं होता है
वो किसमें लागू नहीं होता है? 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे को। ठीक है, चलिए आगे का सवाल है नंबर 10। नंबर 10 में सवाल है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अधिगम में असुविधा के, अधिगम में असक्तता के, ऑप्शन सी में है अधिगम में कठिनाई के, और ऑप्शन डी में है अधिगम में समस्या के। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिगम में असक्तता के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल है नंबर 11। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शन एक में है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है, यानी इफेक्टिव होता है, जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन बी में है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन सी में है सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी में है दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर वो हो जाएगा कि सीखने के बारे में कौन सा सही है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल है आप लोग का नंबर 12। नंबर 12 में सवाल है कि कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक, ऑप्शन बी में है जन्म से बाल्यावस्था तक, ऑप्शन सी में है जन्म से किशोरावस्था तक, और ऑप्शन डी में है जन्म से युवावस्था तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, उसके बाद है प्रतीक, संकेत, भाषा, उसके बाद है दोस्तों आप लोग का शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन में, ऑप्शन बी में है प्रेरक पेशी विकास में, ऑप्शन सी में है समस्या समाधान में, और ऑप्शन डी में दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया में। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सब जो देख रहे हैं आप लोग का प्रतीक, उसके बाद जो संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया, ये जो अंतर्निहित होता है दोस्तों ये आप लोग का होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विचारात्मक प्रक्रिया में। नंबर 14 में आप लोग का सवाल है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, कहलाता है। परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी में है हावथॉर्न का प्रभाव, ऑप्शन सी में है प्रभाव का नियम, और ऑप्शन डी में है प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इस क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। चलिए आगे का सवाल है नंबर 15। नंबर 15 में सवाल है कि पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, कैसे बच्चे होते हैं कि जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि 80-90 के बीच हो। ऑप्शन सी में है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पिछड़े बालक में दोस्तों ऐसे टाइप का गुण जो है आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल है नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ऑप्शन एक में है अंतवैयक्तिक, ऑप्शन बी में है भाषिक, ऑप्शन सी में है गतिक, और ऑप्शन डी में दोस्तों आप लोग का अंतर्वैयक्तिक। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि एयरफोर्स पायलट बनने के लिए उसको कौन सी बुद्धि होने की आवश्यकता है? गतिक बुद्धि की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नंबर 17 में सवाल है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होगी? 50 से 59 के बीच, 70 से 89 के बीच, 90 से 109 के बीच, या 110 से 129 के बीच। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका बुद्धि लब्धि होना चाहिए 90 से लेकर 109 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बुद्धि लब्धि उसी को कहते हैं जिसका IQ होता है। ठीक है, यानी इंटेलिजेंस क्वालिफिकेशन जिसको होता है उसी को दोस्तों बुद्धि लब्धि कहा जाता है। आगे का सवाल है नंबर 18 में सवाल है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भ्रांति, यानी अन्य व्यवहारों की जैसे भाषा की भी प्रक्रिया परशुष अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, गथरी के द्वारा, या थर्नडाइक के द्वारा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर के द्वारा।
चलिए आगे का सवाल है नंबर 19। नंबर 19 में सवाल है कि मध्य बचपन अवधि है 10 वर्ष के बाद जन्म से लेकर 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष या 6 से लेकर 11 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक का जो अवधि होता है ये दोस्तों मध्य बचपन का अवधि इसको कहा जाता है। नंबर 20 में सवाल है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है। रोमांचकारी, ऑप्शन बी में है मुख्य, ऑप्शन सी में है गौण और ऑप्शन डी में दोस्तों कम महत्वपूर्ण। तो बच्चे के समाजीकरण में दोस्तों परिवार जो भूमिका निभाता है वो कम महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे का सवाल है आप लोग का नंबर 21 में सवाल है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जो है वो जी क्या है। वैश्विक बुद्धि है, आनुवांशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी आनुवांशिक बुद्धि। ठीक है, नंबर 22 और हमारा ये लास्ट सवाल है वाइगोत्स्की के। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वयं निर्देशित वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। ऑप्शन बी में है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन सी में है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिक्षेप नहीं लेते। ऑप्शन डी में है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृति और भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों ये होता है दोस्तों आप लोग का वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर 22 सवाल जो था आप लोग का PYQ में था। जितना हो सके दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।